हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस को पुनः एक बार हम समझाएं, क्योंकि इसके पहले हमने 2021 में इस प्रकार के वीडियो दिए थे। तो मैं चाह रहा था कि अब एक नए तरीके से सिलेबस को समझाया जा सके। मैं आप सभी को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो यूपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जाम में यूपीएससी ने उतना वेल डिफाइन नहीं किया है, बल्कि मेंस की परीक्षा को जब कंप्लीट किया जाता है या जब मेंस की परीक्षा की तैयारी की जाती है उस समय जो सिलेबस दिया जाता है उसी को हम रियल में यूपीएससी का सिलेबस मानते हैं। क्योंकि यूपीएससी उस समय बहुत विस्तार से डिटेल में बताती है कि वो क्या क्या प्रश्न पूछती है। वही सिलेबस हम प्रीलिम्स में भी मान के चलते, क्योंकि वही विषय प्रीलिम्स में भी आते हैं। यहां मैं आप लोगों को पुनः एक बात बता दूं कि हम जो सिलेबस पहले डिस्कस कर रहे हैं, मैंने उस सिलेबस को यूनिट वाइज बांटा। यूपीएससी ने ऐसे पैराग्राफ बनाए हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। तो एक पैराग्राफ को मैंने एक यूनिट माना। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग यूनिट वाइज सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। उसका सरलीकृत रूप भी हमने बनाया है ताकि आपको सरल रूप में बता सके कि इसमें पढ़ना क्या होता है। 4 वीडियो इसमें आएंगे। ये पहला वीडियो है, इसमें हम जीएस पेपर 1 जो मेंस के नाम से पहला पेपर जनरल स्टडी का सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा, उस पहले पेपर को समझ रहे हैं। उस पेपर में कौन कौन से विषय बताए हैं ये भी मैं बताऊंगा। मैं ये भी क्लियर करूंगा कि कौन सा प्री में आता है, कौन सा मेंस में आता है, और मैं ये भी क्लियर करूंगा कि मोटे तौर पर किसी भी एजुकेटर के द्वारा उस विषय को कवर करने में कितना समय लगता है। हम इस पर पूरी विस्तार से चर्चाएं आपके सामने करेंगे। तो आइए चीजों को देखते चलते हैं और शुरुआत करते हैं। लेकिन पुनः एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई विद्यार्थी इस समय जिस तरीके से मार्केट और बाजारवाद हो गया है, आप कई बार सही जगह का चुनाव केवल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती। पिछले 3 वर्षों का अद्भुत परिणाम, टॉप एजुकेटर्स की एक बेस्ट टीम और मात्र 24,999 में आप कंप्लीट जीएस और सीसेट की प्रिपरेशन कर सकते। पूरा जीएस और सीसेट, प्री मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ हमारे साथ इस प्राइस में। आपको हमारे साथ इस प्राइस में मिलता है मंजिल, अचीवर्स और लक्ष्य, तीनों बैच। ये बाइलिंगुअल बैच है, ये इंग्लिश मीडियम बैच है, ये हिंदी मीडियम बैच है। आप अगर हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में देखिए, बाइलिंगुअल देखना चाहते हैं बाइलिंगुअल देखिए। पूरी फ्रीडम होगी। आप मुझसे दूसरे विषय भी कवर करना चाहते हैं वो भी मिलेंगे, और आने वाले समय में जितनी कक्षाएं आएगी वो सब कुछ आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2026 और 27 के विद्यार्थियों के लिए एक न्यू बैच आ रहा है जिसमें हम 0 से शुरुआत करेंगे। एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। ये रिफर कोड एक डिस्काउंट कोड होता है जो इस प्राइस में आपको उपलब्ध कराएगा। जिन विद्यार्थियों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है उनके लिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। और हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब और भी अद्भुत हो गया। आइकॉनिक क्या है? प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, दोनों में क्लासेस सेम रहेगी। क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, एजुकेटर भी सेम रहेंगे, लगभग सारी बातें सेम होती है। लेकिन आइकॉनिक में मेंटर्स मिलते हैं सेपरेटली, आपको डेली आंसर राइटिंग का मौका मिलता है, अलग से फिजिकल बुकलेट्स मिल जाती है जो प्लस में पीडीएफ फॉर्मेट में ना मिलकर आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलती है या पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है। पर अब इसमें 3 नई चीजें आ रही हैं। एक रिवीजन मॉड्यूल आ रहा है, एआई बेस्ड आंसर इवेल्युएशन का कंसेप्ट और एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। जून ऑप्शनल कार्निवल्स में आप कई सारे ऑप्शनल बैच की भी तैयारी की शुरुआत हमारे साथ कर सकते हैं। एमके लाइव रिफर कोड आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के मेंस का जीएस पेपर 1। इस जीएस पेपर 1 जो मेंस का है, इसमें विषय मैं आपको बता दूं कि इसमें विषय है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। इसमें विषय आता है जो जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड,
भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी और भूगोल, ज्योग्राफी। इसमें भूगोल, ज्योग्राफी विषय मतलब 5 विषय से मिलकर बना है जीएस पेपर 1। इसको यूपीएससी ने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि यूनिट 1 इसी से जुड़ी हुई है। यूपीएससी ने इसके सिलेबस को 3 पैराग्राफ में समझाया, तो यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में समझाया है। आधुनिक विश्व का इतिहास, इसे यूनिट 5 मात्र एक ही पैराग्राफ में पूरा बता दिया है। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, इसको 4 यूनिट में 6, 7, 8, 9 इन 4 यूनिट में एक्सप्लेन किया है, मतलब 4 पैराग्राफ में समझाया है। और इसको यूनिट 10, 11, 12 3 पैराग्राफ में समझाया है। पर ऐसा मत सोचना कि 3 पैराग्राफ मतलब ये छोटा और ये बड़ा होगा, ये बहुत छोटा सिलेबस है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि यूनिट्स को भी बड़ा किया गया है, मतलब पैराग्राफ को बड़ा किया गया है। तो कुल 12 पैराग्राफ में इस सिलेबस को दिया गया है। पूरा पैराग्राफ सहित सिलेबस समझा रहा हूं मैं, क्योंकि एक ही बार ये वीडियो बनाया जाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले 8, 9, 10 महीने तक विद्यार्थी को क्लियर रहे कि जीएस पेपर 1 मेंस में कौन कौन से विषय आते हैं। आर्ट एंड कल्चर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मॉडर्न वर्ड हिस्ट्री ऑफ वर्ड आता है, इंडियन सोसाइटी आता है और ज्योग्राफी आता है। कला संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, भारतीय समाज, भूगोल, ज्योग्राफी, ये नाम का विषय जीएस पेपर 1 में मेंस में आता है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि प्री में कौन कौन से आएंगे, वो आगे देखेंगे, पहले सिलेबस समझ लेते हैं। यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 का जो नाम दिया है, पूरा नाम वो दिया है ऐसा: भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। ये पेपर 1 का नाम, ऑफिशियल पेपर 1 का नाम यूपीएससी ने रखा है कि जीएस पेपर 1 का मतलब इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ड एंड सोसाइटी। अब जरा देखते हैं कि हमने यूपीएससी का जो सिलेबस था उसको यूनिट 1 कहा है, पर ये यूपीएससी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर दिया है। पहले यूपीएससी क्या कहती वो देखना। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये यूपीएससी ने लिख दिया है। अब इतना लिखने के बाद एक विद्यार्थी जो कहता है ना मैं सेल्फ स्टडी से आईएएस बनाऊं, उसे नहीं समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है। लेकिन अगर वो किसी एजुकेटर से पढ़ा होगा, तभी पास हुआ होगा, तो वो जानता है कि क्या क्या पढ़ना होता है। तब इसमें रियल में पढ़ना होता है भारतीय वास्तुकला, इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय चित्रकला, इंडियन पेंटिंग्स, शिलालेख और अभिलेख। शिलालेख और अभिलेख मतलब पत्थरों पर जो लिखे हुए प्राचीन जमाने में राजाओं के संदेश है, उपदेश है। फिर भारतीय हस्तशिल्प, जो भी हाथों से बनी हुई चीजें होती हैं, हैंडमेड चीजों को हम बात करें। इसी स्थापत्य कला में हम, आर्किटेक्चर में हम मंदिरों की बात करेंगे। इसी में हम मूर्ति कला की भी बातचीत करते हैं, हस्तशिल्प में मूर्ति कला की चर्चाएं हो जाएगी। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को एक संस्था है जिसमें भारत के कुछ विशेष संगठन, कुछ जगह होती है जो जानी मानी होती है। भारतीय संगीत और डांस, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ऐसे कई नाम होते हैं। भारतीय धर्म और दर्शन, जैन धर्म क्या कहता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर भारतीय साहित्य और भाषाएं। अब साहित्य का मतलब भारत में तो कई उपन्यास, वेद, उपनिषद लिखे गए, क्या वो भी पढ़ने होंगे? नहीं, बल्कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि जैन धर्म में कितने, कौन कौन से उपन्यास हैं, बस कौन कौन से। जैसे बौद्ध धर्म में कौन कौन से उपन्यास हैं, कौन कौन से ऐसे बौद्ध धर्म के उपन्यास है जिसमें बहुत ही बौद्ध दर्शन को समझाने की कोशिश की गई है। तो रियलिटी में जो यूनिट 1 आप कह रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर जिसको आप कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये सिलेबस हमारे अनुसार ऐसा है, यूपीएससी ने इसको ऐसे डिफाइन किया है। अब यहां समझना है इस सिलेबस को एक अच्छा एजुकेटर, अब मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बिल्कुल काफी समय से आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे एजुकेटर की बात कर रहा हूं। अब कुछ मार्केट में ऐसे भी होंगे जिनको बच्चों को लूटना है, पैसे वसूल करना है, तो 200 घंटे भी पढ़ाएंगे, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम कहें कि इसको सिलेबस को कवर करने में बहुत बढ़िया से 50 से 60 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं एक शिक्षक की सहायता से।
और यदि इसकी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एक नितिन सिंघानिया भी है, एनसीईआरटी 11 और 12 की काफी अच्छी किताबें हैं, तो उनको कवर करने के लिए भी 50 to 60 आवर्स आपको लगते हैं। मतलब मोटे तौर पर एक एजुकेटर से पढ़ोगे तो ये इतना टाइम लगेगा, और अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो बुक पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। दोनों पढ़ लेने के बाद आप किसी को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, यदि ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाए। ये जो विषय है ये प्री और मेंस दोनों में आता है, इसलिए प्रीलिम्स में भी इसका सिलेबस इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे टॉपिक बहुत ज्यादा महत्व के होते हैं। तो जीएस पेपर 1 के सिलेबस को 12 यूनिट में बांटा है। इसमें पहली यूनिट में आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का सिलेबस दिया गया है, जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ऐसा है, मेरे अनुसार ऐसा है। समय कितना लगेगा और कौन सी किताब होनी चाहिए, प्री और मेंस में आता है, सारे सवालों के जवाब दे दिए मैंने। मेंस में इसके जो सवाल आते हैं, जनरली 2 प्रश्न मेंस में बनते हैं, एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का, और प्रीलिम्स में इसके सवाल 10 से 12 प्रश्न प्रीलिम्स के जीएस में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें इसके बारे में बता दी। फिर यूनिट 2 में, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, तीनों यूनिट में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास को दिया गया है। इसमें यूपीएससी ने सिलेबस में क्या दिया है, उन्होंने लिखा है 18वीं सदी के लगभग मध्य से, लगभग मध्य से का मतलब हुआ कि 18वीं सदी 1757 के आसपास से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1757 में होती है प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत भारत के बंगाल जैसे एक बड़े शक्तिशाली प्रांत में अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो जाती हैं, और इसी कारण से 1757 18वीं सदी का ये भाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। अब इसमें पढ़ना क्या है, अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन कैसे हुआ, कैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले जो जो लोग आए थे, पुर्तगालीज की बात करें, डच की बात करें, तो ये कैसे आए। फिर 18वीं सदी के मध्य में भारत की स्थिति क्या थी, भारत के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, बंगाल में कैसे प्लासी की लड़ाई से, बक्सर के युद्ध से ब्रिटिश प्रांत की स्थापना हुई, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो हमें गुलाम बना रहे थे, तो ये क्या लक्ष्य लेकर आए थे, क्या प्लानिंग ये कर रहे थे, ये सब बारीकी से पढ़ाया जाता है। और कैसे हमारे देश में फिर अलग अलग सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ, राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर सभी समाज सुधारक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे देश के समाज में मिलने वाली कमियों को दूर करते हैं। 1857 की जो क्रांति होती है उसके पीछे के क्या कारण थे, क्या उसके पहले भी कोई ऐसे विद्रोह हुए थे या फिर ये पहला ही विद्रोह था, ऐसी कई बातों की चर्चाएं होगी। फिर कांग्रेस की स्थापना और उसके पूर्ववर्ती संगठन, मतलब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके पहले हमारे देश में क्या कोई और संगठन भी थे जो इस तरीके की मांग करते थे, या फिर कांग्रेस ने ऐसी मांग करना शुरू की, उसके बारे में जानकारी। अब इस दौरान बड़े महान लोग भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, जैसे कि ज्योतिबा फुले की अगर हम बातचीत करें तो काफी जाने माने समाज सुधारक माने जाते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना करने वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी अन्य समाज सुधारक जो अलग अलग धर्म से आते हैं, उन्हें हमें यहाँ स्टडी करना होता है, क्योंकि व्यक्तित्व उन घटनाओं पर चर्चाएं करने के लिए कहा गया है। क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, तो एक यूनिट को कवर करने में कितना समय लगेगा हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम विषय के अनुसार डिस्कशन करेंगे। तो ये यूनिट 2 जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस को समझाने वाला पहला भाग है। लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास और आगे बढ़ता है। स्वतंत्रता संग्राम, मतलब यूनिट 3 तीसरे पैराग्राफ में यूपीएससी ने लिखा है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। अब इसके अनुसार अगर आप देखें तो मेरे अनुसार इस सिलेबस में अगर आपको कवर करना है तो कवर करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद के घटनाक्रम। अब 1885 के बाद क्या होता है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें खास करके स्वदेशी आंदोलन की चर्चाएं होती है, होम रूल आंदोलन की चर्चा होती है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की बात होती है, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात होती है।
इसके अलग अलग विभिन्न चरण, फिर गोलमेज सम्मेलन पढ़ना होता है, कम्युनल अवार्ड किसे कहते हैं, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना होती है, फिर भारत में जो कैबिनेट मिशन आता है भारत के संविधान निर्माण के लिए, और माउंटबेटन योजना। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा भाग भी हमें इसमें कवर करना है जो पॉलिटी में भी पढ़ना होता है। 1909 का जो भारत अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, ये ब्रिटेन में बनता था अधिनियम, और भारत में उसके अनुसार शासन चलाया जाता था। तो यदि किसी को समझना है कि हमारे देश में अंग्रेज कैसे शासन चलाते थे, तो हमें इन कानूनों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें 1909 का मार्ले मिंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार होता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, हमारे संविधान की बहुत से हिस्से इसमें से लिए हमने, और फिर 1947 के आजादी का अधिनियम, जिसमें कुछ गंदे लोग कहते हैं कि 99 साल की आजादी मिली। तो ऐसे मूर्ख लोगों को पता चले, अगर वो सही ढंग से पढ़ेंगे, तो ऐसे कोई 99 साल की आजादी की कोई बातचीत नहीं है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की गंदगी है। यूनिट 3 भी आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन यूनिट 3 ही नहीं, यूनिट 4 भी आधुनिक भारत के इतिहास का ही भाग है। इसमें लिखा है कि आजादी के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। 1947 के बाद सीधा नॉर्मल स्थिति थोड़ी हुई, फिर हमारे देश में अलग अलग जो भी राजा महाराजा थे वे देश में जुड़ने के लिए तैयार हुए, फिर भारत का राष्ट्र का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर विशेष परिस्थितियों में फंस गए थे, तो उनके बारे में जानना होता है। तो मेरे अनुसार अगर हम बात करें कि क्या होना चाहिए, तो देशी रियासतों का एकीकरण, रियासत के एकीकरण की नीति और क्या सिद्धांत थे, किस तरीके से राजाओं को मनाया गया था, रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल जी की भूमिका कितनी थी, क्या वे अकेले थे कि इनके अलावा भी कई लोगों ने योगदान दिया था, जैसे कि जो पटियाला के महाराजा हैं उनका योगदान बताया जाता है, माउंटबेटन ने बहुत मदद की थी। राज्यों का पुनर्गठन, फिर हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी थी। गुजरात महाराष्ट्र से अलग हो गया था, तमिलनाडु, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश था, या फिर केरल थे, ये भाषाई आधार पर आवाज उठने लगी थी। तो ये क्या आंदोलन थे जिसमें हमारे देश में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होने लगा। तो ये यूनिट 4 में ये सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, ये हमने इसका सरलीकरण किया है। ये तीनों यूनिट, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इसको मिलाकर हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। लाल लालियो अगर एक अच्छा शिक्षक है तो आधुनिक भारत के इतिहास को 60 से लेकर तो 70-75 घंटे में बढ़िया से कवर कर देता है। और यदि आप इसमें कुछ पढ़ना चाहें तो स्पेक्ट्रम एक नाम से किताब आती है, इसको आप कवर कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की एक किताब आती है बिपिन चंद्रा जी की, वो भी एक अच्छी किताब मानी जाती है। कोई भी दोनों में से एक कवर करेंगे तो लगभग इसमें भी आपको 50 से 60 घंटे का समय लग जाएगा। मतलब ये एजुकेटर्स अगर पढ़ाएंगे तो इतना समय लगता है, और 50 से 60 घंटे का सिलेबस लगभग इतना रहता है। यहां मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसके सवाल आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में इसके 4 सवाल आते हैं, 2 सवाल 10-10 नंबर के और 2 सवाल 15-15 नंबर के, 20 और 30 50 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज मान के चलना, क्योंकि 250 नंबर का पेपर होता है। और प्रीलिम्स में इसके जो सवाल आते हैं लगभग 12 या 10 सवाल इसमें आ ही जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। कभी कभी एक हाथ भी आया है, कभी कभी 15-20 भी आ गए, लेकिन एवरेजन का बात करें तो 10-11 या 10-12 के आसपास इसका आंकड़ा रहता है। याद रखिएगा कि इसे भी समझने के लिए एक शिक्षक मिलेगा तो आप सही समझ पाओगे कि इतिहास में इसका मतलब क्या है। किताब पढ़ने से इतिहास सच में समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको उसको देखने का दृष्टिकोण ना दिया जाए। तो यूनिट 2, 3, 4 मतलब पैराग्राफ 2, 3, 4 यूपीएससी ने इस विषय को समर्पित किए हैं। अब हम बातचीत करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में बताता है। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या दिया है, तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इसमें शामिल होंगे उनका रूप और समाज पर उनका पड़ने वाला प्रभाव। मतलब इसमें हम रियल में क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे पूरे दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि हम ही गुलाम हुए थे,
पूरी दुनिया में अलग अलग देश गुलाम हुए थे, लगभग 2/3 से ज्यादा दुनिया गुलाम थी 18वीं सदी में, 19वीं सदी में। फिर धीमे धीमे कैसे गुलामी खत्म हुई, दुनिया भर में जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरू हुई थी वो बाकी जगह कैसे पहुंची, फिर समाजवाद, पूंजीवाद जैसे विचार कैसे आए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे, कैसे हुई, अमेरिकन क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, ये क्रांतियों के मतलब क्या है, फ्रांस की क्रांति के मतलब क्या है, उसके होने का कारण क्या रहा, इन सभी को इसलिए समझना जरूरी है ताकि एक अभ्यर्थी को यह पता चले कि जिस समय वो भारत के आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहा है उसे पता चले कि उस समय दुनिया भर की स्थिति क्या थी। याद रखिएगा, जब आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं वही विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़िया समझ पाता है जिसका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, विश्व, आधुनिक विश्व का इतिहास उसके दिमाग में चल रहा हो, तभी वो जान पाता है कि बात क्या चल रही है। हमारे अनुसार औद्योगिक क्रांति, अमेरिकन, रूसी, फ्रांसीसी, ब्रिटेन की क्रांति, चीनी क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद मतलब कैसे गुलामी का दौर शुरू होता है जिसको हम रियल में कॉलोनाइजेशन कहते हैं, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, उपयुक्त घटनाक्रमों का भारत पर प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया, इन सभी पर भी हम इसमें बातचीत करते हैं। तो मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो वास्तविक रूप में ये चीजें यूनिट 5 में आपको पढ़नी होती है। ये विश्व, आधुनिक विश्व का इतिहास जो है मेंस में इस पर एक सवाल आता है और ये सिलेबस केवल मेंस में आता है, केवल मेंस में, इसका पीटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऐसा सिलेबस है जिसको बच्चे प्रीलिम्स के पास होने के बाद भी कवर कर सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक अगर है तो 25 घंटों के अंदर इसको बढ़िया से कवर कर सकता है, 25 से 30 घंटे। और यदि आप केवल क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो भी बहुत सफिशिएंट होगा। कोई बड़ी किताब मत लेना, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 घंटे में सेल्फ स्टडी करके इसको कवर किया जा सकता है, क्योंकि केवल मेंस में आता है, केवल एक सवाल मेंस में आता है, प्रीलिम्स में इसके कोई सवाल नहीं आएंगे, मतलब इसका कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बनता, केवल सब्जेक्टिव। तो ऐसे ही तैयारी करनी पड़ती कि बस लिखना है, कोई फैक्ट याद करने नहीं है, तो हम बढ़िया से लिख सके, कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। फिर यूनिट 6, 7, 8, 9 मतलब 4 पैराग्राफ में इंडियन सोसाइटी बताइए। जरा ध्यान से देखना, भारतीय समाज में क्या पढ़ना है, ये बड़ा सवाल होता है। यूपीएससी कहती है कि भारतीय समाज में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। अब मेरे अनुसार अगर बात करें कि हमारे अनुसार क्या पढ़ना है, तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है, हमारा समाज विविधता में एकता वाला समाज है। हमारा समाज निरंतरता, सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार बना हुआ है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे समाज में, मॉडिफिकेशन, आधुनिक समाज अलग होगा, प्राचीन काल का समाज बहुत अलग होगा। सहिष्णुता, सभी को जगह दी है हमारे समाज ने, जो भी विदेशों से आया उसको भी स्थान दिया है। अनुकूलता और आध्यात्मिकता, भौतिकता का मिश्रण है। हम आधुनिक समाज के जैसे केवल प्रकृति को लूटने नहीं बैठे हैं, हम उसका सम्मान, उसकी पूजा करते हैं और हमारे आवश्यकताओं को उससे प्राप्त करते हैं। प्राचीनता और स्थायित्व, स्टेबिलिटी का मतलब कि हम लंबे समय से रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। फिर भारतीय समाज की विविधता में भौगोलिक विविधता कैसी है, उत्तर में आप देखेंगे हिमालय है, दक्षिण में आप देखेंगे पठार है, मध्य में मैदान है। फिर सामाजिक विविधता कैसी है, सांस्कृतिक विविधता कैसी है, राजनीतिक विविधता है, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा है हमारे देश में। प्रजातीय विविधता अलग अलग है, दक्षिण में जो मानव है वो अलग प्रकार के है, उत्तर के मानव अलग प्रकार के, नॉर्थ ईस्ट के अलग है। यही तो विविधता में हम बात करते हैं कि एकता है। धार्मिक विविधता है हमारे देश में, भाषाई विविधता है, हम विविधताओं से भरे पड़े हैं। ये यूनिट 6 में पढ़ना है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी पहले हम पूरा सिलेबस देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन सोसाइटी को पढ़ने में कितना समय लगना चाहिए। यूनिट 6 में रियलिटी में हमें पढ़ना है। फिर यूनिट 7 मतलब 7वां पैराग्राफ इस सिलेबस में दिया गया, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, ये इंडियन सोसाइटी में ही है।
जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय। तो ज्यादा नहीं, सबसे पहला टॉपिक तो महिला सशक्तिकरण ही समझ लीजिए। 18वीं सदी से लेकर तो वर्तमान में समाज के विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या उनका रोल है, क्या उनका योगदान है, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में महिलाओं के क्या मुद्दे रहे हैं, पहले महिलाएं क्या मांग कर रही थी, अब मांग क्या है, भारत की जनसांख्यिकी समीकरण में युवाओं की जो आबादी है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे संबंधित क्या क्या पहलू सरकार अब लेकर आ रही है, हमारे देश में गरीबी और विकास, कब गरीबी पूरी तरह से खत्म होगी, हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे, और शहरीकरण और उससे जुड़े हुए क्या क्या हमारे देश में चैलेंजेस हैं, ये हमारे अनुसार सिलेबस सिंप्लीफाई करके हम दे रहे हैं, जो कि यूपीएससी ने यूनिट 7 में दिया था। फिर यूनिट 8 में दिया है केवल भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है। हम जानते हैं कि अमेरिका के लोगों का जीवन रहन सहन कैसा है, क्योंकि यूट्यूब सबके पास है। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लोग कैसे रहते हैं, तो वहां के लोगों का और हमारा एक दूसरे के साथ अब कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है। इसको वैश्वीकरण कहते हैं। उद्योगों का वैश्वीकरण हो चुका है। हमारे यहाँ के उद्योग दुनिया भर में, दुनिया भर के उद्योग हमारे यहाँ पर आ गए हैं। हमारे यहाँ पर पिज्जा, बर्गर अब आराम से मिल जाता है। दुनिया में भी समोसा, कचौरी उपलब्ध है कई जगह पर। तो ये जो वैश्वीकरण हुआ, इसने समाज को कैसे प्रभावित किया? क्या इससे समाज में अच्छे लक्षण आए? क्या समाज पर इसके बुरे प्रभाव हुए हैं? भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, युवाओं पर, ग्रामीण और शहरी स्थिति में इस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? इन्होंने हमारे समाज को क्या दिया और क्या हमारे समाज से छीन लिया? फिर यूनिट 9 में हमें पढ़ना है इंडियन सोसाइटी में ही सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, जो आजकल लोगों के बीच में धार्मिक मतभेद पैदा हो रहे हैं, क्षेत्रीय मतभेद पैदा हो गए हैं। मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं गुजरात से हूं, मैं तमिलनाडु से, मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं। तो क्या ये खराब चीज है या अच्छी चीज होती है? फिर इसमें हमें पढ़ना होता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सरकार का या फिर हमारे देश के संविधान के धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है। ये चारों की चारों जो यूनिट है, ये इंडियन सोसाइटी में पढ़नी है। अच्छी बात क्या है, इसके कोई सवाल प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ये ओनली मेंस में आता है, केवल मेंस में। इसलिए इसमें कोई फैक्ट याद नहीं करने होते, समझना होता है कंसेप्चुअली, ताकि मैं आंसर लिख सकूं, क्योंकि इसमें आंसर लिखना अगर आ गया तो उत्तर अच्छे से आ जाएंगे। मेंस में इसके सवाल आपको मिलेंगे 4, 2 10-10 नंबर के और 2 हम कहेंगे 15-15 नंबर के। कभी कभी 5 सवाल भी आ जाते हैं, बढ़ जाते अगर सोसाइटी में कोई ऐसे मुद्दे चर्चा में आ गए हो। तो प्रीलिम्स में नहीं आता है, केवल मेंस में आता है। इसके लिए यदि आप पढ़ना चाहे तो कुछ टाटा मैकग्रा हिल की किताबें आती हैं। इसके लिए जितना हो सके वर्तमान में सामाजिक मुद्दे देखो कि क्या समाज में हो रहा है, क्या महिलाओं की स्थिति है, समाज में किस तरीके से परिवार टूट रहे हैं, क्या क्या सामाजिक चुनौतियां इस समय देश के सामने हैं। वही करंट अफेयर वाली बातें यूपीएससी मेंस में पूछती है। फिर आते हैं यूनिट 10। ये बहुत बड़ा सिलेबस है। यूनिट 10 में पूरा भूगोल दिया गया है। 10, 11 और 12 3 पैराग्राफ में भूगोल का वर्णन किया गया है। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, इसमें आपको जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और ये तीनों समझने के लिए मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना, यूनिट 10 में यूपीएससी ने केवल इतना लिखा, भौतिक भूगोल। अब यही तकलीफ आ जाता है कई बार कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़े। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमें पढ़ना पड़ता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी। क्लाइमेटोलॉजी में हमें पढ़ना पड़ता है कि किस प्रकार से वायुमंडल, चक्रवात और बारिश के लिए विकल्प की बात आती है। ओशनोग्राफी में हमें पढ़ना पड़ता है समुद्र के बारे में, ज्वार भाटे से लेकर समुद्र में उत्पन्न होने वाली अलग अलग गतिविधियां। ये ज्योग्राफी में पहला पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। अब विश्व का मतलब इसमें भारत भी आ गया और एशिया, दक्षिण एशिया, पाकिस्तान, नेपाल को लेते हुए पूरा भाग, भारत सहित विभिन्न भागों में कृषि कार्य, द्वितीयक उद्योग कार्य और सर्विस सेक्टर के अलग अलग उद्योग क्यों अलग अलग जगह पर है।
क्यों जमशेदपुर जमशेदपुर की जगह पर ही है, वो किसी और जगह पर क्यों नहीं है? क्यों बेंगलोर में आईटी कंपनियां ज्यादा है, बाकी जगह क्यों नहीं है? उसके क्या रीजन है? इन सभी चीजों पर पढ़ना होता है। ये उनके अनुसार है, हमारे अनुसार हमें पढ़ना है मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, मृदा वनस्पति और उपयुक्त संसाधनों के लिए उद्योगों की स्थापना में क्या इनका रोल है? क्यों कृषि वाला क्षेत्र उत्तर भारत में ज्यादा है? क्यों इंडस्ट्री दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में ज्यादा आ गई? मुंबई क्यों इतना बड़ा हुआ? वो सारे फैक्टर्स जिससे हम ये समझ सके कि आखिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है। ये भी ज्योग्राफी ही होता है। पर ज्योग्राफी में एक और यूनिट इन्होंने दी है, एक और पैराग्राफ दिया यूपीएससी ने। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, इन सभी घटनाएं, इनकी भौगोलिक विशेषताएं, उनका स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, वनस्पति प्राणी जात में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। यहां पर आपको भौगोलिक घटनाएं या आपदाओं से जुड़ी हुई बातें पढ़नी है। याद रखिएगा लाल लालियों, यह बात आपको जीएस पेपर 3 में भी पढ़नी है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यह सवाल जीएस पेपर 3 में भी, ऐसा कई बार हुआ है कि सेम सवाल उसी साल पेपर 1 में भी आया और सेम सवाल उसी साल पेपर 3 में भी आया, क्योंकि ये सेगमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट और इसमें दोनों जगह पढ़ना होता है। तो यहां पर हम इसमें ध्यान देते हैं कि ये समस्याएं कहां कहां पर हैं, क्या भौगोलिक कारण है, कैसे बचाव किया जा सकता है, सारी पहलुओं को कवर करना होता है। तो इसमें अगर हम बात करें हमारे अनुसार तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, हीट वेव, शहरी बाढ़ जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं, उनके कारण, उनका प्रबंधन और उसमें मानव, वन्य जीव और वनस्पति, इन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमें कवर करना होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्री और मेंस दोनों में आता है सबसे पहले तो, मतलब पहली परीक्षा और दूसरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। प्री में लाल लालियों इसके जो सवाल आएंगे वो लगभग 12 से 15 सवाल आएंगे, 12 से 15 प्री में। और मेंस में भी लगभग 8 प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न 10-10 नंबर के और 4 प्रश्न 15-15 नंबर के। हम कहेंगे कि 40 और 60 100 नंबर का ये पेपर होता है, मतलब 100 नंबर का वेटेज है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्री मेंस दोनों में। लेकिन इसके लिए हमेशा मेरा व्यक्तिगत सजेशन होता है कि किसी एजुकेटर से तैयारी करना, क्योंकि इसमें बहुत कंसेप्ट है जो कोई विद्यार्थी खुद ब खुद नहीं समझ सकता है, भले उसने एमए क्यों ना किया हो ज्योग्राफी में, क्योंकि इसमें प्लेट टेक्टोनिक को समझना होगा, क्लाइमेटोलॉजी के कई कंसेप्टों को समझना होगा। अगर एक शिक्षक की बात करें कि इसे कितना समय कवर करने में लगेगा ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी को लगभग 150 घंटे से लेकर 180 घंटे लग जाते हैं पूरी तरह से कवर करने में, क्योंकि इसमें भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, फिर उसके बाद आपदाओं की बातचीत आती है। और अगर आप क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं तो लगभग 120 घंटे उस एनसीईआरटीज को कवर करने में लग जाता है सेल्फ स्टडी के रूप में। बाकी कोई स्टैंडर्ड बुक मत कवर करिएगा। इंडियन सोसाइटी को कितना समय देना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछे कि इंडियन सोसाइटी को कितना समय, 40 से लेकर 45 घंटे बहुत पर्याप्त हैं इंडियन सोसाइटी को पढ़ाने के लिए, बहुत बहुत पर्याप्त है विस्तार से। और 20 से 25 घंटे अगर करंट अफेयर या कोई स्टैंडर्ड बुक भी आप पढ़ लेते हैं तो आप इंडियन सोसाइटी को बहुत बढ़िया से समझा सकते हैं, कहीं पर बात रख सकते हैं, इंडियन सोसाइटी की समस्याओं को बारीकी से समझ सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी को कवर करने में 40-45 घंटे एजुकेटर को लगते हैं, 20 से 25 घंटे जनरली मैं कहूंगा किसी किताब को पढ़ने के लिए लगेंगे। तो ये होता है 12 यूनिट में यूपीएससी ने सिलेबस दिया है। लेकिन यहां एक बड़ी बात, हिस्ट्री के 2 पहलू अभी बच गए, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास और मिडेवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, इन दोनों का सिलेबस नहीं दिया यूपीएससी ने, क्योंकि मेंस में नहीं आता ये केवल प्रीलिम्स में आता है, प्रीलिम्स में, ओनली प्रीलिम्स में, एक्सक्लूसिवली केवल और केवल प्रीलिम्स में आता है ये। और इसी कारण से लाल लालियों
केवल प्रीलिम्स में आने के कारण इसका सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन अगर इसको कवर करना है तो ज्यादा से ज्यादा दोनों विषय को एक एजुकेटर 60 से 80 घंटे में बढ़िया से कवर कर सकता है, अगर वो दमदार एजुकेटर हैं तो। और अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ना है तो 40 से 50 घंटे सेल्फ स्टडी किसी बुक को पढ़ के वो कवर कर सकता है। दोनों कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको एक नजर दिखा देता हूं कि ये इतिहास सिलेबस है। प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत का इतिहास, ये पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल और उसका पतन, 3 बड़ी यूनिट इसमें कवर करनी होती है। अब यदि आप मुझसे पूछे कि ड्यूरेशन मैंने बताते चला हूं, अगर आप मुझसे पूछे सोर्सेस तो आर्ट एंड कल्चर में एक अच्छी किताब मानूंगा मैं, पर इसके अलावा एनसीईआरटी भी बढ़िया है। ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए उपेंद्र सिंह की किताब है, बहुत मोटी है, अगर इतना ना पढ़ सको तो रामशरण शर्मा की एक छोटी सी किताब आती है, सतीश चंद्र की एक छोटी सी किताब आती है, इसको कवर कर लेना। आधुनिक भारत के इतिहास की ये मैंने जो बताई स्पेक्ट्रम की है, ये इसकी जगह पर स्पेक्ट्रम ले सकते हैं आप। और मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा की किताब जो एनसीईआरटी वाली मैंने बताई वो भी चल जाएगा। इंडियन सोसाइटी में आप कक्षा 12वीं की, ये बहुत अच्छी किताब है, मैं कहूंगा कि एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। इंडियन सोसाइटी को बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश की गई है। और भारतीय समाज की एक किताब आती है राम आहूजा की, अच्छी किताब है, वो भी चल जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को ये पेंटिंग याद आ रही है क्या, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये पेंटिंग जिसमें ट्रायंगल, सर्कल, इस तरीके की चीजों का यूज होता है, भारत में एक विशेष प्रकार की पेंटिंग के रूप में इसमें जानते हैं। और ज्योग्राफी में ये एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरत है, क्लास 11 की एनसीईआरटियां हैं, क्लास 12 की एनसीईआरटी है, 4 एनसीईआरटी बहुत पर्याप्त है ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस के लिए। लेकिन फिर भी है कि दिल है कि मानता नहीं वाली बात है, तो माजिद हुसैन साहब की, टाटा मैग्रा हिल की इंडियन ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी की किताब आती है, अच्छी किताब है। और एटलस याद रखना, स्टूडेंट एटलस लेना, मैपिंग की किताब, ताकि मैपिंग को समझने में आपको दिक्कत ना आए। मैपिंग के सवाल प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन मेंस में हमें मैप बनाना पड़ता है, जरूरत पड़ती है तो। और मैपिंग समझने से आपको ज्योग्राफी बढ़िया कनेक्ट करते हुए आएगी। तो ये सोर्सेस के बारे में भी हमारा मकसद था। मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा ताकि मैं जान सकूं कि क्या आपको जीएस पेपर 1 का सिलेबस, समय कितना लगना चाहिए, एजुकेटर को कितना टाइम लगना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, सब चीजें मैंने बताई है। आप जरूर बताइएगा कि आपको कितनी सारी बातें सिलेबस की प्रॉपर समझ में आ गई है। बाय।